मितालीज वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। इससे आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। मेरा नाम मोहिनी है। ये कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर रोज बदल देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर वहां का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक ही बात निकली कि भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ को ना दिखाए। मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता को बेटे की बहुत चाहत थी। इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी मजबूरियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनका निधन हो गया। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी, जैसे मैंने उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बहुत बुरा समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसकी पहले से ही एक बेटा था और मेरी भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम सब साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का। फिर अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, मतलब मेरे दूसरे पति भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और उन्हें कई बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के बावजूद हम जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। उनके जाने के बाद घर की रौनक ही उड़ गई थी। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी। एक रात जब हम सब सो रहे थे, अचानक जोर से आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया और मैं बहुत घबरा गई। मैंने देखा कि आवाज अभिषेक के कमरे से आई थी। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी और देखकर हैरान रह गई कि कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक छत के नीचे तो नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और देखा तो पाया कि अभिषेक वहां नहीं था। वह शायद बाथरूम जाने के लिए उठा था, इसलिए उसकी जान बच गई। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम छत को दोबारा बनवा सकें। कमरे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में डाल लिया और बच्चों को कमरे में सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी, जिस पर 2 लोग मुश्किल से सो पाते थे। अब दोनों बच्चों को एक ही कमरे में सोना पड़ता था। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में दुकान थी और मेरे पति ने घर में कुल 3 कमरे ही बनवाए थे।
यूं तो हम 3 लोगों के लिए ये कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी जरूरी था। अब मजबूरी थी, हमें गुजारा करना था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वह इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि वह बेहोश पड़ी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई। उसे क्या हो गया? मैंने तुरंत अभिषेक से कहा कि पास के डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर घर पर आया और उसने कहा कि अदिति बेहोश हो गई है और बहुत कमजोर है। उसे आराम की जरूरत है, कोई भारी काम मत करवाओ। उसे फल खिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने कहा कि बस बैठे बैठे चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। मैंने उससे कहा कि वह आराम करे और मैं उसके लिए नाश्ता लाने चली गई। जब मैं नाश्ता लेकर आई और देखा तो अदिति अपने कमरे में नहीं थी और बिस्तर से चादर भी गायब थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह चादर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, यहां से उठो और अपने कमरे में जाओ, नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं, मुझे ये चादर जरूर धोनी है, हमारे पास सिर्फ एक ही चादर है। मैंने कहा, अचानक से चादर धोने का जुनून क्यों सवार हो गया है? इतनी गंदी भी नहीं थी जो तुम इसे धोने बैठ गईं। छोड़ो, मैं इसे खुद धो दूंगी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। अभिषेक सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा था और कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था। घर की दुकान तो मैं खुद चलाती थी, वैसे भी उस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूं। वह देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया और मेरी बेटी को हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। वह भी मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना मानता था। वह घर में अकेला मर्द था और हमारा इकलौता सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जातीं। अभिषेक आगे की पढ़ाई प्राइवेट से करने की सोच रहा था, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, मैंने आराम करने को कहा था। इसे आपने खाने में क्या खिलाया था? मैंने सारी बात बताई कि हमने उसे दाल सब्जी और फल खिलाए थे और कोई काम भी नहीं करवाया था। डॉक्टर ने कहा, आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से यह बात कही और कुछ देर बाद चले गए। जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा, तुमने फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा कि वह फिर से चादर धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी। ये सब मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? जब से अभिषेक ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था, तब से अदिति ऐसा कर रही थी और बेहोश हो रही थी। अभिषेक उसके लिए सौतेला भाई था, लेकिन दोनों एक साथ ही पले बढ़े थे। उनमें सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब क्या हो रहा है। एक औरत कमजोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियों का यूं बेहोश होना
सामान्य बात नहीं थी। अगले दिन अदिति ने फिर से चादर धोकर छत पर सुखाई। वह इधर-उधर देख रही थी कि कहीं मैंने उसे देख तो नहीं लिया। मैं रसोई की खिड़की से यह सब देख रही थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं जताया कि मैं उसे देख रही हूं। अदिति फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली ताकि मुझे कुछ पता न चले। नीचे वाली चादर है या नहीं, ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसे नाश्ता करवाया और दवाई दी। हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर उससे यह बात बता देती, तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीजें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, तो हम यह सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा, नहीं, मुझे यह काम करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था, नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है। उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह मेरी बेटी ने फिर से चादर धोकर छत पर सुखा दी और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी, अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? क्या खा रही हो तुम? और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी घबरा गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान भर दिए हैं। मैं साफ सफाई कर रही हूं, और अगर मैंने चादर धो दी है तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, इसलिए धो दी। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक अभिषेक भी आ गया। उसने कहा, माँ, आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उससे कहा, हाँ, मैंने इसे मारा है और इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूं। जिस दिन मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, उस दिन देखना। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी, मैं वही बोलती जा रही थी, जबकि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। इस वक्त वे क्या कर रहे थे? उन्हें तो इस समय सो जाना चाहिए था। शाम को तो कह रहे थे कि आज जल्दी सो जाएंगे। जब मैं कमरे के करीब गई, तो देखा कि वे जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। वे किसी बात पर बहुत खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अदिति ने कहा, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूं, लेकिन कल फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी, तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, तो हैरान रह गई कि उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। ऐसा क्यों? दरवाजा अंदर से बंद करने की क्या वजह हो सकती थी? मौसम बदल रहा था। उन्हें दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था।
मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। जब मैंने कमरे में देखा, तो उनके अलावा कमरे में कोई और नहीं था और वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हों। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला? तो वे बोले, हम सो रहे थे। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे? उनकी हरकतें समझ नहीं आ रही थीं। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई न कोई बात मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, उसके शरीर पर अजीब निशान होते थे, और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लगती थी। मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था, मैं वैसे ही सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को एक साथ क्यों रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अभिषेक अदिति का सौतेला भाई था। नियत बदलते देर नहीं लगती। इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सौतेला। फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तो परेशानियां तो होंगी ही। मैंने अपने बेटे और बेटी पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन मेरा बेटा अदिति को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा, यह तुम्हारी दवाई है। इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अदिति को छुपाकर गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज की गोलियां दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो वे हल करना चाहते हैं और मुझे नहीं बता रहे हैं? दवाइयां भी कुछ अजीब सी लग रही थीं। अदिति ने वे गोलियां फौरन से पकड़ लीं और अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। अभिषेक ने कहा, रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश नहीं होगी। 2-3 दिन तक अदिति बेहोश नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन जब गोलियां खत्म हो गईं, वह फिर से बेहोश हो गई। उस दिन अभिषेक घर पर नहीं था। मैंने आज फायदा उठाने का सोचा। मैंने बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से चादर खींच ली और उसे अपने कमरे में ले आई। मुझे देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोने लगती थी और अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती थी। जब मैंने चादर को खोलकर देखा, तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई कि यह किस चीज के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफेद और छोटे छोटे थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब क्या हो रहा है। मैं अपनी बेटी और बेटे की हरकतों पर नजर रख रही थी और सोच रही थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। एक दिन मेरी बेटी को पता चल गया कि मैंने चादर देख ली है। वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने कहा, माँ, वह चादर कहाँ है? मैंने कहा, मैंने धो दी है। ये सुनकर वह जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, मैं सब कुछ देख चुकी हूं। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो, ये सब क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूं। मेरे दिमाग में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, माँ, जैसा आप समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देखा कि घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे। फिर भैया के दोस्त ने उसे एक काम दिया। उसने कुछ नकली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, जिन्हें संभालना उसके बस से बाहर था।
इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उसके बहुत सारे पैसे दिए। भैया दिन में वही होते थे, लेकिन रात में उन्हें आराम करना होता था। इसलिए वे बिल्ली के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उन्हें संभालती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे होते थे, जिन्हें मैं सुबह धो देती थी। हमें पता था कि आपको यह सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाती थी। भैया ने मुझे एलर्जी की दवाइयाँ दी थीं। माँ भैया का दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। वह हमें एक दिन के 8,000 दे रहा था। आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें दूसरे शहर ले गया है। हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी बनवा सकते हैं और घर का राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी। आपने हमारे बारे में क्या-क्या सोच लिया। हमें बहुत बुरा लगा जब आपने हम पर शक किया। भैया ने हमेशा हमारे बारे में ही सोचा है। उनका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने मुझे अपनी सगी बहन की तरह माना है और कभी कोई गलत बात नहीं की। वह दिन भर मेहनत करते हैं और रात को मैं उनकी मदद करती थी। मैं उनकी मदद कर रही थी ताकि उन्हें आराम मिल सके। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और खुद पर गुस्सा भी आया। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या-क्या सोच लिया था। मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। मैंने जो गलत बातें सोची थीं, वे गलत थीं। अदिति ने यह बात अभिषेक को नहीं बताई और मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद अभिषेक ने उस कमरे की छत बनवा दी और अब हमारा घर ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमारी हालत बेहतर होने लगी। अदिति ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर हो गए और हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां आईं, लेकिन ईश्वर ने मुझे अच्छे और समझदार बच्चे दिए। उन्हें समझ थी कि हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे सिर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। जब बच्चे जवान हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर दें। मेरी गलती से सीखें और अपने बच्चों के साथ वही गलती न दोहराएं जो मैंने की। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको नई अपडेट सबसे पहले मिल सके।